तो कैसे हो बेटा आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो फिर भी बोलते रहो अच्छे हो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? कुछ नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली जो ई नोट की वैल्यूज होती है, मेटल की नॉन मेटल की, उसका अरेंजमेंट होता है। उसको अरेंज करते हैं अपन, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है शॉर्ट में, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की जो वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड भी लगा दो आप बीच में। अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसा कि मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है, कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, ठीक है बेटा। और कुछ आपको बेसिकली रटना नहीं है, ये कुछ वैल्यूज याद हो जाएंगे आपको, जैसे क्वेश्चंस करोगे आप कॉपर के, जिंक के, ये सब नॉर्मली कॉमनली यूज्ड है, तो ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली इसको समझना है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, दैट इज टू प्रिडिक्ट relative strength of oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. Oxidizing and reducing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को और खुद रिड्यूस होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज्ड हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे तो इसमें आप गैस करके बताओ कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बताइए, लिथियम है कि F2 है? अगर मैं आपको लिथियम और F2 में कंपैरिजन करवाऊं तो कौन है? तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ई नोट की वैल्यू इसकी सबसे कम है। ई नोट की वैल्यू जिसकी कम है, व्हाट इज ई नोट? अगर ई नोट क्या है? रिड्यूस हो जाने की कैपेबिलिटी। ई नोट जिसकी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे, कंपैरिजन करूं मैं इसमें, इसमें कंपेयर कर लेते हैं, इसमें और लिथियम और इसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये क्या है? सबसे बेस्ट ठीक है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहां पे कम, और जिसकी ई नोट वैल्यू कम है, देखो जिसकी ई नोट वैल्यू कम है वो बेस्ट रिड्यूसिंग, जिसकी ई नोट वैल्यू सबसे ज्यादा है यहां पे, जैसे F2, इसकी ई नोट वैल्यू सबसे ज्यादा है पॉजिटिव में, तो ये क्या है? खुद रिड्यूस होना चाहेगा। खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अच्छा, F2 क्या हुआ? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हुआ? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा है। और ये क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट एजेंट, ये किससे प्रिडिक्ट कर पा रहे हो आप? ई नोट की वैल्यू से और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आपको पता है किसकी ई नोट वैल्यू क्या है, कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपको दो ई नोट की वैल्यू दे देता हूं मैं, आर्बिट्रेरी मान लेते अपन, एज्यूम करते हैं एक ई नोट है, एक मेटल है जिसकी ई नोट वैल्यू, मेटल ए मान लिया मैंने, ई नोट वैल्यू है 0.34 मान लेते हैं वोल्ट, और एक मेटल बी है जिसकी ई नोट वैल्यू है 0.45। अब मेरे को ये बताओ ए और बी में किसका रिडक्शन होगा? तो उसका रिडक्शन होगा जिसका ई नोट वैल्यू ज्यादा है। ई नोट वैल्यू ज्यादा मतलब रिड्यूस होने की चाहत, उसकी इच्छा है कि भाई वो रिड्यूस होएगा, क्योंकि ई नोट की वैल्यू ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। तो बी क्या होगा यहाँ पे? रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। कौन? बी। तो बी रिड्यूस होना चाहेगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, ध्यान रखना इसको, यही तुम गलती करोगे, इसी चीज में गलती करोगे, ध्यान रखना। और ई नोट वैल्यू, ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा? जिसकी ई नोट वैल्यू कम है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा? ए। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। देन इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा टू प्रिडिक्ट एक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की एक्टिविटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और मेटल की एक्टिविटी से मतलब क्या है? कौन ज्यादा, मेटल की टेंडेंसी आप जानते हो ना क्या होता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, आपने पीरियडिक टेबल में पढ़ा होगा। तो जो ऑक्सीडाइज होता है या ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है, मतलब वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा है उसकी रिएक्टिविटी मतलब कम है। इसीलिए आप लिथियम देखोगे मोस्ट रिएक्टिव होता है, सोडियम देखोगे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल, टू प्रिडिक्ट एक्टिविटी ऑफ मेटल। इसमें कैसे आप लिखोगे? देखो बेटा, जिंक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन आप करवाते हो किससे? H2SO4 से, इससे H2SO, तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है, Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। सोडियम मेटल को पानी के साथ भी रिएक्ट करवाते हो आप, देखो पानी के साथ, तो भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देता है, ये बनता है कॉस्टिक सोडा NaOH प्लस में H2 गैस। और वही अगर आप करवाते हैं किसकी रिएक्शन? कॉपर से रिएक्शन करवाओ, कॉपर से जब आप H2SO4 को रिएक्ट करवाओगे आपको लग रहा हो ये रिएक्शन हो जाएगी, बट ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग गया डायरेक्ट? अच्छा, ये हो क्यों रहा है? इसका रीजन यहीं पे है, ई नोट की वैल्यू में। इसकी ई नोट वैल्यू बहुत कम है, सोडियम की ई नोट वैल्यू बहुत कम है, तो मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस नहीं होना चाहता। और मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल मतलब मेटल का अस्तित्व है ऑक्सीडाइज हो जाने से,
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पीरियडिक टेबल में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ई नोट की वैल्यू इसकी सोडियम की कम है, बहुत कम है, तो ऑक्सीडाइज होता है, अच्छा मेटल है, रिएक्टिव मेटल है कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर देखो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ मेटल प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा मेटल डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। अब ये आप कैसे बताओगे, तो ध्यान से सुनना। इस हाइड्रोजन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जो भी मेटल है वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि उसकी ई नोट की वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। तो ये रिड्यूस नहीं होना चाहते, ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, तो जब H प्लस कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये रिड्यूस होगा ना, ये रिड्यूस होगा तभी तो H2 गैस रिलीज होगा। और अगर आपने किसी इन मेटल से रिएक्ट करवाया जो कि हाइड्रोजन के ई नोट वैल्यू से नीचे हैं, तो इनकी ई नोट वैल्यू ज्यादा है, ये मतलब खुद रिड्यूस होंगे। जब ये खुद रिड्यूस होंगे तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ना, तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कहां, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉपर, तो ई नोट की वैल्यू से हम प्रिडिक्ट क्या कर पा रहे हैं कि कोई मेटल कितना रिएक्टिव है और कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप सेकंड पोर्शन भी हो गया अपना, टू प्रिडिक्ट एक्टिविटी ऑफ मेटल। अब आप ई नोट की वैल्यू या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल की ईएमएफ वैल्यू भी कैलकुलेट तभी आप कर पाओगे जब ई नोट वैल्यूज आपको पता होते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस में हमें दे देते हैं, अगर ना दे तो हमें पता होना चाहिए ना। ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, दैट इज ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये वैल्यूज हमें पता होती हैं तभी हम सेल की ईएमएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन फोर्थ एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आप इन ई नोट की वैल्यू से ही बता पाओगे कौन कहां पे। टू प्रिडिक्ट feasibility of a redox reaction, of a redox reaction, to predict feasibility of a redox reaction। ठीक है, आप फिजिबिलिटी रेडॉक्स रिएक्शन की कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो यहां पे हम लिखते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल से समझते हैं जो बार बार आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में। कौन सा एग्जांपल है वो, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। देखो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आपने जिंक की रॉड डाली और ये रिएक्शन करवाया तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि यार उल्टा रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता, अरे ये रिएक्शन करवा के बताओ ना क्यों नहीं हो सकता। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है बच्चे, अब ये बताइए आप कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता सेकंड वाला, या ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। अब हमें पता है कि ये वाला रिएक्शन तो हो जाता है, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी हैपन, बट ये रिएक्शन नहीं होगा, तो एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप ई नोट की वैल्यू से ही बता पाएंगे कि ये रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन क्यों हो रहा है।
चलिए बताइए कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आपको ई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब आप जिंक की वैल्यू देखोगे और कॉपर की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे जिंक की वैल्यू क्या है -0.76, कॉपर की वैल्यू क्या है +0.34। तो जिंक की ई नोट वैल्यू कम है कॉपर के कंपैरिजन में, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा इसके सामने। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज होते हुए दिख रहा है ना आपको, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन क्या है जिंक का 0, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 है। यहां पे कितना है बेटा +2, तो यहां पे ये तो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। और कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। अच्छी बात है। ई नोट की वैल्यू से भी हमें पता लग रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर की ई नोट वैल्यू ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा। लेकिन जैसे आपने रिएक्शन को उल्टा किया, आपने रिएक्शन को जब रिवर्स किया तो क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। अब यहां पे कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक के सामने, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉपर की ई नोट वैल्यू ज्यादा है, वो रिड्यूस ही होगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझे? इसको ऐसे समझो कि मिनिस्टर है एक, ठीक है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, तुम जाके उठाओगे उसको? नहीं उठाओगे ना। मिनिस्टर तुम्हें उठा देगा जाके। कोई एमएलए है मान के चलो और तुम बैठो कुर्सी पे, तो उसके आते तुम उड़ जाओगे, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही है, जिंक ऑक्सीडाइज ही होगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, लेकिन कॉपर की इतनी औकात नहीं है, कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि जिंक को डिस्प्लेस कर दे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, एक एप्लीकेशन ये भी लिखते हैं, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल गोइंग टू डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, बट वो उसी में आ जाता है, उसी में हम समझ चुके हैं। देन लास्ट इसकी एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, pH, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट एटसेट्रा। ठीक है, आप जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे, नर्स इक्वेशन पढ़ोगे, इनके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो ई नोट वैल्यू से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट pH और KSP हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है दैट इज, ये ध्यान रखना कि जिसकी ई नोट वैल्यू कम है, ठीक है, ई नोट वैल्यू जिसकी कम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी कम होती है, जितनी कम होती जाती है ई नोट की वैल्यू, उतना वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग पे रखें। ई नोट की वैल्यू कम मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, ई नोट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एसआरपी बढ़ता जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। इसको शांति से करना जब भी कंपैरिजन करो, ध्यान गया और आपके साथ हो जाएगा मोए मोए। ठीक है, बहुत ध्यान से करना इसको। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जैसे बढ़ता है, रिड्यूस होने की इच्छा बढ़ती है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। इन केस कोई डाउट है आपको किसी भी चीज में तो बेटा कमेंट करो, और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया, समझ आया, वे ऑफ टीचिंग मेरा आपको समझ आ रहा है, तो लाइक
कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।